हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब देखो, बॉडी फ्लूइड, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सा फ्लूइड है आपको पता है। आपके शरीर के अंदर खून होता है, वो तो हर एक को पता है। पर आपको पता है, जब आपके चोट लगती है तो बहुत बार एक लिक्विड लिक्विड निकलता है जो कि कलरलेस होता है। आप कलरलेस या व्हाइट कलर का मान लो, तो वो क्या होता है, वो लिम्फ होता है। तो आपके पास, आपकी बॉडी में लिम्फ भी है, आपके पास ब्लड भी है, आप लिम्फ को भूल जाते हो पता नहीं क्यों। तो ये तो हो गए बॉडी फ्लूइड्स, और उनका क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। अब वो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट कैसे करते हैं, कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमते हैं। आपको पता है, हमारा हृदय, हमारा दिल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, खून को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। तो वही चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइड विद एन न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। कि आपको पता है हर जिंदा सेल को ऑक्सीजन चाहिए। किसके अंदर, एयरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखो आपको पता है एयरोब्स के क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपने खाने को तोड़ने के लिए। वरना जो एनएरोब है, एनएरोबिक वो होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑक्सीजन के बिना ही अपने खाने को तोड़ लेते हैं। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर तोड़ लेते हैं। पर जो एयरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, अपने खाने को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब आगे एनसीईआरटी क्या क्या कहती है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अदर एसेंशियल सब्सटेंस, और कुछ और जरूरी सब्सटेंस भी चाहिए। ऑल्सो द वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूसली फॉर अ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। आपको पता है एक सेल है, एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, और भी काफी सारी चीजें चाहिए, मिनरल चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो उस सेल तक कौन लेके आएगा, और फिर उस सेल को क्या करना है, जो उसने वेस्ट सब्सटेंस बनाया, उस खाने को पचाया, तो गंदी चीजें उसको बाहर भी निकालना है सेल को। अब देखो, तो ये सारे काम कौन करता है भाई, आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, तो कौन करता है, एक कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उस खाने को लेके चले, एक ट्रांसपोर्ट की तरह। जैसे गाड़ी होनी चाहिए कि एक मान लो एक घर है, उस घर के अंदर क्या खाना बन रहा है, उस घर के अंदर खाना पहुंचाना है, तो बाजार से एक गाड़ी आएगी, उस घर के अंदर खाना छोड़ के आएगी। अब उस घर से कचरा निकला है, तो वहां से एक गाड़ी आएगी, उस कचरे को लेके जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक गाड़ी होनी चाहिए जो कि खाने को लेके जाए और वेस्ट सब्सटेंस को मतलब खाने को लेके आए सेल के पास, और वेस्ट सब्सटेंस को लेके जाए। ठीक है, तो अब देखिए वो गाड़ी कौन है, कौन है वो गाड़ी, तो वो गाड़ी है एसेंशियल टू एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू सेल एंड फ्रॉम द सेल। वही बात कि उन चीजों की मूवमेंट होनी चाहिए एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड। अब देखो ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जिनोर बोल लो, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरीके हैं खाने को ट्रांसफर करने के, करवाने के। देखो कैसे, अब हम देखते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग मेथड है। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट द थिंग। सिंपल ये देखो क्या बोलते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म, लाइक जो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक स्पॉन्ज, सिलिंट्रेट, सर्कुलेट वाटर। देखो अब इस बात को मेंशन कर लो आप अभी की अभी। आपको पता है जो हम ये क्या बोलते हैं, ये देखते हैं ना, स्पॉन्ज के बारे में पता होता है, सिलिंट्रेट के बारे में नहीं पता होता। तो अभी जाओ कहाँ पे, देखो सिलिंट्रेटास, तो अभी जाओ एनिमल किंगडम में, वहां पे जाके मेंशन करो कि स्पॉन्ज के साथ सिलिंट्रेटा में भी वोटर वस्कुलर सिस्टम होता है। देखो वोटर वस्कुलर सिस्टम तो नहीं होता, वोटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है। ये कि कौन सा, वोटर कैनाल सिस्टम हो गया। ठीक है, देखो वोटर कैनाल सिस्टम की बात कर रहा है। देखो वोटर कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि खाना ट्रांसफर करवाती है, कि पानी के थ्रू चीजें ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी लिखती है ना। अब देखना इस बात को कि भी सर्कुलेट वाटर, देखो अब इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्ज और सिलिंट्रेट के अंदर पानी होता है, वो सर्कुलेट करता है फ्रॉम सराउंडिंग, बाहर से पानी आता है थ्रू देयर बॉडी कैविटी। उनकी जो बॉडी की कैविटी होती है उसके अंदर पानी। देखो कैविटी का मतलब क्या होते हैं, एक खुला स्थान है ना, कैविटी हम बोलते हैं मेरे दांतों के बीच में कैविटी होगी, मतलब जगह बन गई। कैविटी का मतलब होता है खुला स्थान। तो उनकी जो बॉडी कैविटी होती है ना, उसके अंदर पानी आता है बाहर से। फिर क्या होते हैं, टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अब देखना, मान लो एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है,
देखो हाइड्रा इसी टाइप के होते हैं ना, एक ऑर्गेनिज्म ऐसे है, ये उसकी बॉडी कैविटी खुली है, सिलेंडर जैसा है ये। अब पानी यहाँ पे इसका एक सेल है और यहाँ पे भी एक सेल है, दो सेल हो गए। अब पानी आया यहाँ से पानी आ रहा है, बाहर से पानी आ रहा है। जब पानी बाहर से आ रहे हैं तो वो जो न्यूट्रिशन है, मान लो यहाँ पे न्यूट्रिशंस रखे हैं, खाना रखा है, तो वो पानी पूरे बॉडी के अंदर जा रहा है, पूरी बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो वो हर एक सेल को छूता हुआ जा रहा है, तो हर एक सेल को न्यूट्रिशन मिल गया उसके थ्रू, और हर एक सेल ने अपना वेस्ट सब्सटेंस उस पानी के अंदर डाल दिया। अब देखो जैसे मैं और भी अच्छे से बता देता हूँ, जैसे पानी है, पानी आया अंदर, है ना, पानी अंदर आया और सारी चीजें मतलब हर एक सेल के कांटेक्ट में आया और हर एक सेल को न्यूट्रिशन देके चला गया, न्यूट्रिएंट देके चला गया और वेस्ट सब्सटेंस लेके चला गया। ठीक है, तो ये काम किया पानी ने। तो पानी किसकी तरह, उस साधन की तरह काम कर रहा है, उस ट्रक की तरह काम कर रहा है ना, जो हमें चाहिए था कि खाना एक तो घर पे पहुंचाना है और एक ट्रक को खाना घर से लेके जाना है। अब वो ट्रक सेम भी हो सकता है, जो खाना लेके आ रहा है वही वेस्ट सब्सटेंस लेके भी तो जा सकते हैं। तो ये बात थी। ठीक है, आई होप ये तो आपको समझ आया होगा। थ्रू द बॉडी कैविटी फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज ऑफ दिस सब्सटेंस। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कहाँ गए, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड। अब देखो वो तो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे जो पानी से अपना काम कर रहे थे, जैसे अपने अंदर खून होता है ना, बहुत ऑर्गेनिजम्स के अंदर पानी होता है। कहीं आपने कहावत, ये एक डायलॉग सा था ना, तेरे अंदर खून नहीं पानी है, तो ये कोई ऐसे पुरानी फिल्मों के ऐसे डायलॉग होते थे। तो वैसे आप सोच के देखो, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सच में खून नहीं है, इनके शरीर के अंदर पानी है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखो क्या बोलते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशल फ्लूइड होते हैं, एक स्पेशल लिक्विड, फ्लूइड मतलब आपको पता है लिक्विड, एक स्पेशल लिक्विड या एक स्पेशल फ्लूइड होता है विद इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर, जो कि ट्रांसफर करता है इन मटेरियल को। वही मटेरियल, अब सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वे सब्सटेंस बाहर निकालना है, तो एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है। ठीक है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ अ हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, क्या बोलते हैं, काउ, बुफेलो, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हायर ऑर्गेनिज्म, इनके पास क्या होते हैं, इनके अंदर ज्यादातर ब्लड ही होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस के साथ, ह्यूमन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ब्लड ह्यूमंस के अंदर भी होता है, सबको पता है यार, ये बोलने की बात थी कोई। फॉर दिस पर्पस अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ। अब देखो, मैंने आपको बताया, आपको चोट लगती है, आप पे के घाव आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं वहां पे खून ही निकले, बहुत बार आपकी व्हाइट व्हाइट चीज निकलती है, जिसको घर वाले बोल देते हैं रेसा हो गया, रेसा निकल रहा है। वो रेसा क्या होता है, वो लिम्फ इकट्ठा हो जाता है वहां पे और वो लिम्फ निकलता है फिर बाद में, वो रेसा और कोई चीज नहीं, वो लिम्फ ही है। तो पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं कि हमारे पास दो बॉडी फ्लूइड है, हमारे पास अकेला ब्लड नहीं है, हमारे पास लिम्फ भी है। लिम्फ बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जो रेसा इकट्ठा होता है ना, वो जो लिम्फ होता है वही हमें बचाता है, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो और गंदे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, खून से ज्यादा लिम्फ बचाता है अपनी बॉडी को। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। लिम्फ आल्सो हैव द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। अब देखो, मैंने कहा लिम्फ अपनी बॉडी को बचाता है बैक्टीरिया वगैरह से, पर लिम्फ का ये काम भी होता है कि वो सब्सटेंस को ट्रांसफर कराता है। जैसे ब्लड क्या करता है, खाने को ट्रांसफर करवाता है हमारे हर सेल में, जैसे वहां पानी करवा रहा था ना, वैसे लिम्फ भी काम करवाता है ये। ठीक है, फिर अब उसके बाद देखो, another body fluid lymph also helping transfer. In this chapter we have learned about the composition and properties of blood and lymph. हम देखेंगे composition, खून किस किस चीजों से मिलके बना है और लिम्फ किस किस चीजों से मिलके बना है। composition का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा होकर एक चीज बनाती है, तो हम बोलते हैं इसके अंदर ये एक कंपाउंड्स हैं, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या, किस किस चीजों से बना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या काम करता है खून और लिम्फ, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और कैसे हमारा हृदय, हमारा दिल खून को ट्रांसफर करवाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब देखेंगे। ये था अपना इंट्रोडक्शन। तो अब चैप्टर की ये लाइन है ना, पता है, एक इसके अंदर करेक्शन करना। आप सबसे पहले इस लाइन के अंदर एक करेक्शन है, ये देखो, ये ना सबसे पहले हमारे पास आता है खून, ब्लड क्या एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। पहली बात आप याद रखना, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, हम बोलते हैं कनेक्शन,
कनेक्शन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं आपका और मेरा कनेक्शन है, आपका और मेरा बॉन्ड है, आपका और किसी और का कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब जुड़ाव, जुड़ाव होता है ना। तो देखो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे भाई? खून हमारी पूरी बॉडी के अंदर चल रहा है, हर एक जगह जा रहा है, नेल्स के अंदर नहीं जाता जनरली ना। तो हर मतलब कुछ ऐसी, जैसे गाय भैंसों के सींग होते हैं वहां नहीं जा पाता, खुर होते हैं भैंसों के वहां नहीं जा पाता, वो अलग टॉपिक है। पर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं ना खून, तो हर एक जगह को कनेक्ट करवा रहे हैं। मतलब देखो जुड़ाव करके रखा ना। जैसे खाना यहाँ पचा, कहाँ? पेट में, पेट में पचा खाना। पेट तो आपको दिख नहीं रहा होगा मेरा, पेट में खाना पचा, और फिर मेरे दिमाग का सेल है, उसको खाना चाहिए। तो वो खाना, वो जो न्यूट्रिशन होएगा वो पेट से लेके दिमाग तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो उसने कनेक्शन बिठाया ना पेट और दिमाग के बीच में, तो इसलिए हमने इसका क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, जो दो चीजों को जोड़ के रखता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड में, फ्लूइड मैट्रिक्स। अब खून के अंदर क्या क्या होता है? खून के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड, फ्लूइड मैट्रिक्स या प्लाज्मा। हम बोलते हैं ना प्लाज्मा, प्लाज्मा कलरलेस होते हैं अगर। और दूसरा होता है फोम्ड एलिमेंट। फोम्ड एलिमेंट के अंदर तीन चीजें आती है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। ठीक है। तीनों नाम आपने सुन रखे हैं, जिंदगी में एक बार तो जरूर सुनेंगे, अनपढ़ ने भी सुन रखे होंगे, जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं उसने भी बहुत बार सुन रखे होंगे तीन नाम तो। रेड ब्लड सेल लाल रक्त कण, प्लेटलेट्स बहुत कॉमन है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती है सबको पता है, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ये तीन होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये प्लाज्मा, प्लाज्मा कलरलेस होता है, मतलब जैसे पानी है ना वैसा होता है प्लाज्मा। अब पता है क्या होता है कि अगर प्लाज्मा के अंदर लाल रक्त कण नहीं है तो आपका खून सफेद दिखेगा। तो आपका खून लाल किसके कारण होता है? आपके खून के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं। तो आपका खून दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब जो ये हमने तीन नाम बोले, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और एक और दूसरी चीज किससे मिलके बना है? प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है, बिल्कुल पानी होता है, बिल्कुल पानी, पानी जैसा होता है, कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस। या देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कलरलेस, या अब मैंने या लगा दिया। प्लाज्मा ना हल्का सा पीले कलर का होता है। एक आपने वो नारियल का पानी से स्ट्रो पीते हो ना, स्ट्रो से नारियल का पानी पीते हो ना ऐसे सिप करके, तो वो स्ट्रो होती है कैसे होती है? बिल्कुल हल्की सी येलो होती है ना। कई कई स्ट्रो देखियो आपने, येलो सी होती है, वो लगती व्हाइट जैसी है, होती व्हाइट है पर हल्का हल्का येलो शेड आता है। तो प्लाज्मा हल्का हल्का येलो भी हो जाता है, वो किसी मिनरल, उसके अंदर मिनरल्स हैं बहुत सारे, इसलिए येलो दिखता है वो। अब हम ये देखो येलो चमक भी पड़ा यहाँ पे, है ना, तो येलो हो जाता है प्लाज्मा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा को। अब हमारा खून किससे मिलके बना है? दो चीजों से, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारे खून का एक हिस्सा पढ़ते हैं हम, प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है? प्लाज्मा इज स्ट्रो येलो, स्ट्रो कलर्ड। स्ट्रो कलर्ड मतलब वही हल्का सा पेल येलो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब गाढ़ा, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। एक पानी, पानी बहुत पतला है। अब आप जैसे मान के चलो कि मैं आपको बताता हूँ, तेल, तेल बहुत पतला है, ठीक है, पर पानी से गाढ़ा है कि नहीं तेल? पानी से गाढ़ा है तेल। अब आप सोच के चलो, हम जैसे शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाया, दूध को मिक्स कर लेते हैं और वो गाढ़ा नहीं हो जाता है, दूध और ज्यादा गाढ़ा हो गया, बिल्कुल मिक्स कर लिया, तो पानी से वो दूध, वो शेक गाढ़ा हो गया ना। ऐसे ही पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ये क्या बोलते हैं? विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बिल्कुल पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है प्लाज्मा, ठीक है। और कंसिस्ट नियरली, देखो कंस्टिट्यूएंट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। आपके खून, मैंने कहा खून दो चीजों से मिलकर बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। 55% हिस्सा आपके खून का कौन रखता है? प्लाज्मा रखता है, 55%। अब ये बात को मिक्स मत कर देना, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है, ये एनसीईआरटी लिखते हैं यहाँ पे, ये रहा 90 to 92% प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। पर हमारे खून का खून में प्लाज्मा 55% रखता है, ठीक है। कुछ समझ रहे हो? खून में प्लाज्मा कितना है? हमारा खून दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो प्लाज्मा है वो उस खून के अंदर कितना है? 55%। अब उस प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, वो प्लाज्मा कैसे बना है? वो प्लाज्मा बना है पानी से और कुछ मिनरल से। तो उस प्लाज्मा के अंदर पानी कितना है? उस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है? पानी है, ठीक है। 90 से 92% पानी है प्लाज्मा के अंदर। और प्रोटीन, प्रोटीन है कितने? 6 से 8% प्रोटीन है उस प्लाज्मा के अंदर। अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन है?
फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आर अ मेजर प्रोटीन। ये मेजर प्रोटीन है। कौन सा? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन। अब आप सोच रहे होंगे ये तीन नाम आगे हम कैसे याद करें? इन नाम को याद नहीं, इनका फंक्शन भी याद करना है कि प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। देखो ये देखना, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन आपको नाम से याद आ रहा है, फाइबर, देखो फिब्रिनोजन, फाइबर, फाइबर से पता लग रहा है। फिब्रिनोजन कहां से रिलेटेड है? फाइबर से रिलेटेड है। फाइबर, फाइबर से आपको क्या ध्यान आता है? जाले ध्यान आते हैं। जब भी आपको चोट लगती है तो आपके क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ना, घाव भरना चालू हो जाता है ना, एक खरूंद आने लग जाता है चोट के ऊपर, तो वो जो खरूंद होता है ना, वो इन्हीं जो ये फिब्रिनोजेंस है, इन्हीं की मदद से आता है। फिब्रिनोजेंस क्या करते हैं? मिलके ना ऐसे जैसे जाला बना दिया। जैसे ये फाइबर्स हैं, फाइबर्स तो पतले पतले होते हैं, जैसे फाइबर समझ रहे हो ना, जिसे स्वेटर बनती है, वैसे फाइबर, एक बार वो मान के चलो, ठीक है। उनको अगर आप ऐसे जाला सा बना दो उनसे, ठीक है, तो ये ऐसे, तो अब जैसे अब आप स्वेटर को बुन दो, बुनते रहो, उस फाइबर्स को बुनते रहो, तो स्वेटर बन जाती है ना, तो वो बिल्कुल आरो पार दिखना बंद हो जाते हैं। तो वैसे ही फाइबर्स है ना इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे इकट्ठे हो गए, जाला बन गया। अब इन जालों के अंदर है ना डेड सेल्स फंसने लग जाते हैं, तो वो खरूंड बन जाता है। और जैसे ये आपके नीचे तो मान लो आपका खून है और ऊपर एनवायरमेंट है, और आपके चोट लगी है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये जाला, जाला ऐसे आ जाएगा, आ गया जाला, और फिर है ना नीचे तो खून चलता रहेगा, और यहाँ पे डेड सेल फंस गए, खून बाहर नहीं निकलेगा, तो ऐसे खरूंड बनते हैं। वो हम पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, टेंशन मत लो आप, ठीक है। खरूंड कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोटिंग बोलो, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल में हो जाओ, क्लोटिंग बोलो, क्लोट हो गया, क्लोट बन गया, ठीक है। ये आपको समझ आया? देखो, फाइब्रिनोजन आर नीड फॉर क्लोटिंग, क्लोटिंग मतलब खून बनना, या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, कि खून बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड कोगुलेट हो गया, ठीक है। ग्लोब्यूलिन प्राइमरी आर इन्वॉल्विंग। अब जो ग्लोब्यूलिन है ये इन्वॉल्व होता है, देखो मैंने बताऊं कैसे याद किया इसको, ग्लोब मतलब पूरा संसार, मुझे पूरे संसार को बचाना है, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, हेल्प इन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, देखो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। एंड द एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूलिन किसके लिए? देखो बचा हुआ पानी की रेगुलेशन के लिए। एल्ब्यूलिन हेल्प इन ओस्मोटिक बैलेंस। ओस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है? पानी की मात्रा को मेंटेन रखना। हम बोलते हैं हमारे ओस्मोसिस, ओस्मोसिस 9th क्लास में आपने पढ़ा था, क्या होता है? पानी का इधर से उधर आना, उसको ओस्मोसिस बोलते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आना। तो ओस्मोसिस से ओस्मोटिक बैलेंस सुनते ही आपके दिमाग में पानी आना चाहिए। तो एल्ब्यूमिन पानी को, हमारी बॉडी के अंदर पानी है, हमारी बॉडी के अंदर, देखो सबको पता है हमारी बॉडी पानी, वो अपने हिंदू धर्म के में भी बोलते हैं ना, 5 तत्वों से मिलके बनी अपनी बॉडी, है ना, हवा, जल, ये बोलते जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, इन सबको बोलते हैं ना, ये 5 तत्व होते हैं, इन सबसे मिलके बनी होती है। तो जल, जल हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, सबको पता है इस बात का। तो उसको मेंटेन कौन रखता है? अब पानी कम, अब हमारे होठ सूख रहे हैं बोलते हैं, ठीक है, गला सूख रहा है, ये सब चीजों का ओस्मोटिक बैलेंस हमारे खून के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, इसी का काम होता है, किसका? एल्ब्यूलिन का। और ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मान लो कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया अपनी बॉडी के अंदर, तो ग्लोब्यूलिन होता है ना, ये बचाता है उस फॉरेन बैक्टीरिया से, मटेरियल से, ऑर्गेनिज्म से, कुछ भी मान लो आप, उनसे बचाता है, उसको मार देते हैं, ठीक है। और ये पता है ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी ही है एक टाइप से, और एंटीबॉडी तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो कि क्या करती है? एंटीजेंस को मारती है, बाहर के चीजों को नष्ट करती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो प्लाज्मा के अंदर, मैंने बोला प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, कितना परसेंट पानी होता है? 90 से 92% प्लाज्मा में पानी होता है, और 6 से 8% क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। ये तीनों प्रोटीन हो गए 6 से, अब इतने देखो 96, कितना हुआ? 96 मान लो या 98 मान लो, 2% तो फिर भी बच गया ना, 2-3%। तो उसमें क्या होता है? उसमें ना 1-2% ये होते हैं मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हर प्रकार के मिनरल मिलते हैं अपने प्लाज्मा के अंदर। तो कोई बेवकूफ नहीं है कि जो पर्टिकुलर मिनरल का नाम पूछेगा। ये याद रखना कि एक्सेट्रा लिख दिया ना तो बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि मिनरल्स भी मिलते हैं अपने प्लाज्मा में, ठीक है। आर द आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज
ट्रांसमिट इन द बॉडी, ये भी हमारी बॉडी के अंदर फिरते रहते हैं मिनरल्स भी, कॉमन सी बात है यार, अपने सेल को मैग्नीशियम चाहिए, हर एक मिनरल चाहिए। चैप्टर भी था मिनरल न्यूट्रिशन जो कि अब कट चुका है नई एनसीईआरटी में, तो आपको पता लगता कि जैसे अब सेल है, सेल में प्रोटीन बनते हैं, जब प्रोटीन बनने के समय हमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बात आपको अब नहीं पता लग पाएगी, और क्योंकि वो चैप्टर कट चुका है, पर हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। फैसिलिटेट द फॉर ये क्या बोलते हैं, फैक्टर फॉर कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कोगुलेशन या क्लोटिंग करने के लिए जो फैक्टर चाहिए, हमारे खून को इकट्ठा करने के लिए या खरूंड बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, वो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। अरे होती हैं यार, हमें पता है, अभी अभी हमने बात की, फाइब्रिनोजन भी तो कोगुलेशन और क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, और वो किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। तो प्लाज्मा के अंदर ये फैक्टर्स मिलते हैं जो कि कोगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो लाइन ऐसे लिख दी इन्होंने, कोई बात नहीं, कुछ सोच समझ के लिखी है, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। अब देखो, अब एनसीईआरटी ने क्या बोला, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब वो अभी मैंने कहा ना ये लाइन ऐसे लिख दी, फिर मैं बोला कुछ सोच समझ के लिखी होगी। हमें पता है फाइबर्स, फाइब्रिनोजन है जो कि क्लोटिंग में मदद करते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जो प्लाज्मा के अंदर। ये देखो, अब मुझे बताओ, मान लो अगर वो एक्टिव होते, आपके खून के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर फैक्टर हैं जो कि खून को इकट्ठा करते हैं, जमा देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, कोगुलेट करते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में होते, मतलब अपना काम कर रहे होते, तो अपनी बॉडी के अंदर ही खून जम जाता, जमता कि नहीं, जम जाता अपनी बॉडी के अंदर, अंदर कोगुलेशन होने लग जाता। बहुत लोगों की होती है, बीमारी होती है, कैंसर तक कॉज कर देती है बीमारी, तो कोगुलेशन होने लग जाता। पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे ही चोट लगती है तब ये एक्टिव होते हैं, इनके पास मैसेज आता है, वो सब हम देखेंगे कैसे ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो जी नहीं, जो कैल्शियम होता है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, और हमारे कोगुलेशन में कैल्शियम भी चाहिए रहता है अपने को, हाँ वही कैल्शियम जो दूध पीने से आते हैं, तो दूध पिया करो, ठीक है। प्लाज्मा देखो, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो कहाँ, आपके चोट लग जाएगी तो वो खरूंड नहीं बनेगा और आपका खून बहता रहेगा और आप मर जाओगे, तो इसलिए दूध पिया करो, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अगर ये मैंने कहा प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि खून को क्लोट करते हैं, हमारा खरूंड बनाते हैं, हमारे चोट लग जाती है जब, अगर वो क्लोटिंग फैक्टर को हम प्लाज्मा से हटा दें और ये मिनरल्स रखें, और ये रखें, क्या बोलते हैं हम, क्या रखें, मिनरल्स लिखें, और मिनरल्स रखें, और ये रखें, क्या बोलते हैं, ये एल्बुलिन, ग्लोबुलिन वगैरह, बस ये चीजें रखें, तो क्या होता है, तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में से इनको हटा देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे, सीरम। देखो, जब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला था, उस टाइम पे आपने एक बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा, सीरम थेरेपी। सीरम थेरेपी के अंदर क्या बोलते थे कि हम एक, जिस इंसान को कोरोना हो गया और वो ठीक हो गया, तो उसका सीरम निकालते थे और दूसरे इंसान में डाल देते थे, ताकि उसके अंदर भी वो चीजें डेवलप होने लग जाए जिससे कोरोना ठीक हो जाए, तो ये काम करते थे हम। तो सीरम थेरेपी में ये काम होता था। तो सीरम में, वो सीरम होता क्या था, वो सीरम और कुछ नहीं होता था, वो प्लाज्मा, देखो पहले क्या करते थे, खून में से वो हटा देते, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज खून में से हटा दी, एक इंसान का खून निकाला, उसमें से तीनों चीज हटा दी, हटाने के बाद क्या किया, प्लाज्मा बच गया, प्लाज्मा में से फिर क्लोटिंग फैक्टर भी हटा दिए। देखो ऐसे देखो, ये एक इंसान का खून था, ये खून है इंसान का, इसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बाहर निकाल दी। अब उस इंसान के खून के अंदर बच गया बस प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या, क्लोटिंग फैक्टर भी है, अब मैंने क्लोटिंग फैक्टर भी बाहर निकाल दिए। अब उसके पास जो चीज बची उसे बोलेंगे हम सीरम, और ये सीरम दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर दे दिया जाता था ताकि वो इंसान के अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता बन जाए। तो ये थी सीरम थेरेपी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर हम फाइबर्स को या क्लोटिंग फैक्टर को जो कि प्लाज्मा के अंदर है उनको हटा देंगे खून प्लाज्मा में से, तो उस प्लाज्मा को सीरम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ये बात आपको समझ आई। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट हटा देंगे तो उस ब्लड को क्या कहेंगे, प्लाज्मा, और अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर हटा देंगे तो हम उस प्लाज्मा को क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारा ये तो खत्म हुआ, प्लाज्मा तो खत्म हुआ, खून दो चीजों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हमारे पास आए हैं कौन, फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनसे फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर कौन आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
ये कहाँ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा खून हमें लाल दिखता है ना, वो आरबीसी के कारण दिखता है। ये रेड ब्लड सेल, इसमें नाम ही क्या है, रेड ब्लड मतलब खून, और सेल, सेल तो आप समझते हो क्या होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण। जो हमारा खून है वो लाल किसके कारण दिखता है, आरबीसी के कारण दिखते हैं। तो अभी इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।